नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम लोग बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का पेपर नंबर 5 और जिसकी यूनिट नंबर 2 की यहां पर दोस्तों बात होगी। यूनिट 1 जो है उसको कल अपलोड कर दिया गया था, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप लोग जा कर के वहाँ से यूनिट 1 देख सकते हैं, जिसने भी नहीं देखी है वो। और यूनिट 2 पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद यूनिट 3, 4, 5 आपकी जो है वो भी बहुत ही जल्द ख़त्म कर दी जाएगी। जितनी जल्दी मेरे से हो सकेगा उतनी जल्दी से जल्दी आप लोगों की जो वीडियोज़ हैं उनको अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के यूनिट 2 की, जिसके अंतर्गत बात हो रही है आपके पाठ्यक्रम के मॉडलों की। किसकी? पाठ्यक्रम के मॉडल की, पाठ्यक्रम के मॉडल की, जिसमें आपका होम बेस्ड मॉडल आता है, होम बेस्ड मॉडल है ना। होम बेस्ड मॉडल हो गया, और आपका हो गया सेंटर बेस्ड मॉडल, सेंटर बेस्ड मॉडल, और आपका हो गया मल्टी डिस्पेंसरी मॉडल। क्या होगा तीसरा आपका? मल्टी मॉडल। तो ये आपके 3 मॉडल जो हैं इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेंगे। होम बेस्ड मॉडल आप कहोगे सर घर आधारित, ये आपका केंद्र आधारित, और ये आपका बहुविषयक पाठ्यक्रम मॉडल। तो ये आपको 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस यूनिट 2.1 के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें से हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अपने होम बेस्ड मॉडल की। तो कहेंगे होम बेस्ड मॉडल यानी कि घर आधारित शिक्षा, घर आधारित मॉडल। तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि घर पर आकर के कोई आगंतुक, या हम कह सकते हैं कोई भी शिक्षक, घर पर आकर के कोई भी शिक्षक या कोई भी आगंतुक क्या करेगा? बच्चे को प्रशिक्षण देगा, और यह प्रशिक्षण उसके वास्तविक वातावरण में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में माता पिता होंगे, आपके माता पिता भाई बहन और घर के जो भी सदस्य होंगे इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे, इस मॉडल में भाग लेंगे। ये जो आपका कह सकते हैं मॉडल है, ये जो दूर पढ़ रहे या दूर रह रहे बच्चे हैं, जो शहर से काफ़ी दूर हैं, है ना, 10 से 15, 20, 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं जो बच्चे, उनके लिए इस मॉडल को बनाया गया। इसमें एक प्रशिक्षक जाकर के बच्चे के घर पर उसको पढ़ाएगा, उसके कौशलों को सिखाएगा, और जो भी कठिनाई बच्चे में आ रही होगी उसके वास्तविक वातावरण में उसको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें माता पिता को गृह आधारित मॉडल का उपयोग कह सकते हैं करवाया जाएगा। इसमें बच्चे को जो भी विशेषज्ञ होंगे वास्तविक वातावरण में वास्तविक वस्तुओं के साथ में सिखाने का प्रयास करेंगे, उन्हें पुनर्वास सेवाएं देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चा अपने वास्तविक वातावरण में चीज़ों को सीख सके और बेहतर ढंग से अपने उस वातावरण में उन चीज़ों का उपयोग कर सके। दूर दराज जो लोग रहते हैं उनके लिए आपका
होम बेस्ड मॉडल, या हम कह सकते हैं घर आधारित शिक्षा या घर आधारित मॉडल जो आपका कहा जाएगा, ये आपका होम बेस्ड मॉडल के अंतर्गत आएगा। अगर कहे तो एक पोर्टाज आप लोगों ने सुना होगा, पोर्टेज मॉडल होगा, तो ये आपका होगा, ये आपका एक प्रकार का गृह आधारित शिक्षण है या प्रशिक्षण है। तो आपको गृह आधारित प्रशिक्षण बता दिया गया। अब हम बात करते हैं अपना जो सेकंड मैंने आपको बताया था, सेंटर बेस्ड या हम कह सकते हैं कि केंद्र आधारित। क्या कह सकते हैं? सेंटर बेस्ड या आपका केंद्र आधारित। सेंटर बेस्ड या आपका केंद्र आधारित। तो केंद्र आधारित हस्तक्षेप के अंतर्गत बच्चों के लिए बच्चों के जो अस्पताल होंगे या हम कह सकते हैं क्लिनिक होगी कोई, या हम कह सकते हैं कि ऐसा विद्यालय जहाँ पर बच्चे को सारी सुविधाएं मिल सकें, चाहे वो आपका भौतिक चिकित्सा हो, ओटी हो, यानी कि चाहे आपका पीटी हो, ओटी हो, फिजियोथेरेपी हो, चाहे बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या बच्चे की स्पीच थेरेपी हो। हम कह सकते हैं कि केंद्र पर आधारित जो भी शिक्षा दी जाएगी, जो भी पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, वो आपका केंद्र आधारित पाठ्यक्रम होगा, जिनमें से बच्चा एक ही छत के नीचे बच्चे को सभी सुविधाएं मिल जाएं। वहाँ पर बच्चे के लिए विशेष शिक्षक, नेत्र चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट और भौतिक चिकित्सक, व्यवसायिक चिकित्सक, भाषा चिकित्सा, इन सभी इकाइयों का उपयोग हो रहा हो। जहाँ पर शुरुआती हस्तक्षेप, अगर बच्चे का प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाए तो बच्चे को बेहतर बनाया जाए, और केंद्र आधारित जो भी आपका कार्यक्रम होगा उसके तहत प्रारंभिक हस्तक्षेप, बच्चा चिकित्सा की सेवाओं, नर्स हुआ, चिकित्सक हुआ, विशेष शिक्षक हुआ, ये सभी वहाँ पर मिलेंगे। और घर पर बार बार आना, क्योंकि प्रशिक्षकों के लिए या पुनर्वास पेशेवरों के लिए बहुत दूर हो जाना, जिससे कि बच्चे सही से अगर एक प्रशिक्षक या एक शिक्षक या पुनर्वास पेशेवर बहुत दूर दूर बच्चे के यहाँ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको जाना इतना संभव नहीं होगा। लेकिन केंद्र पर अगर सभी बच्चों को लाया जाए, जहाँ पर इस प्रकार के सभी प्रशिक्षक मिल जाएं, तो क्या होगा कि बच्चों को सही से सुविधा दी जा सकती है और ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो इसलिए भैया आपका बनाया गया केंद्र आधारित मॉडल, जहाँ पर माता पिता अपने बच्चे को कौशल और नियोजन के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए कहाँ पर लेकर के आएंगे? तो केंद्र पर लेकर के आएंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपका नंबर 3 जो था वो था आपका मल्टी डिस्पेंसरी करिकुलम मॉडल, या हम कह सकते हैं बहुविषयक पाठ्यक्रम मॉडल, बहुविषयक पाठ्यक्रम मॉडल। तो ये जो आपका मॉडल है बहुविषयक पाठ्यक्रम मॉडल, इसके अंतर्गत आपके वे सभी कह सकते हैं कि व्यक्ति आ जाएंगे। अभी मैं सभी का नाम गिना दूंगा। काम क्या होगा इस मॉडल में? आपके विभिन्न भाग व्यवसायिक विशेषज्ञ बच्चों का प्रशिक्षण करके उसके साथ में कार्य करेंगे। टीम का प्रत्येक सदस्य, इस टीम का प्रत्येक सदस्य क्या करेगा कि साथ साथ वह अलग अलग समय पर बच्चे का आकलन करता रहेगा और बच्चे के अनुसार बच्चे को पुनर्वास की जो सेवाएं हैं उनको प्रदान किया जाएगा। बहुविषयक दल में एक बच्चे के लिए बनाया गया कार्य दूसरे बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यानी कि जो कार्य एक बच्चे के लिए है वो कार्य
हो सकता है कि दूसरे बच्चे के लिए ना हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने में भिन्न है, अपने में अलग है। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक बच्चे का पाठ्यक्रम उसकी आवश्यकता के अनुसार होगा और ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सके। इस मॉडल में टीम के सभी सदस्य एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, बच्चे को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें आपका स्पेशल एजुकेटर यानी कि विशेष शिक्षक हुआ, साइकोलॉजिस्ट हुआ, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हुआ, आपका स्पीच थेरेपिस्ट हुआ, आपका कह सकते हैं कि व्यवसायिक चिकित्सक हुआ, और आपका फिजियोथेरेपिस्ट हुआ। मैंने आपको बता दिया था ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यवसाय, यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, समाज सेवी हुआ, बाल रोग विशेषज्ञ हुआ, आपका नेत्र विशेषज्ञ हुआ, और अभिभावक हुए, अस्थिरोग विशेषज्ञ हुआ। तो ये सभी लोग जो होते हैं इस बहुविषयक पाठ्यक्रम मॉडल के अंतर्गत सभी लोग रहते हैं। यह पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। यह पाठ्यक्रम आपको विभिन्न शैक्षिक तकनीकियाँ और कठोरता को देखते हुए बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें बच्चे की प्रामाणिकता होगी, यानी कि समुदाय, कार्यस्थल इनका उपयोग करते हुए छात्रों के लिए महत्वपूर्ण समाधान दिया जाएगा। टीम वर्क होगा, समस्या समाधान किया जाएगा, संचार के नए नए कौशल जो हैं उनका भी विकास किया जाएगा। बच्चा सक्रिय अन्वेषण देगा, सक्रिय रूप से जांच पर आधारित शिक्षण देगा। बच्चा जुड़कर कक्षा में बेहतर रूप से कार्य को कर सकेगा। असेसमेंट होगा, बच्चे का मूल्यांकन होगा, वास्तविक दुनिया में जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाया जा सकेगा। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो बच्चे के लिए उपयोगी होगा। बच्चे की सीमाओं और इनके समाधान को बेहतर बनाने के लिए आप बहुविषयक जो आपका टीम है उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें इसी यूनिट में आपका तो आता है पाठचर्या विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका। पाठचर्या विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी कि टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है ना। पाठचर्या विकास में टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो कहेंगे देखो, जब भी पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा, अगर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, नए शिक्षण की विधियाँ, सीखने की रणनीतियाँ, नई सामग्री और उपयुक्त गतिविधियों का चयन किया जा रहा है जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे पाठ्यक्रम को देखते हुए बच्चे को हम मुख्य दक्षता को प्राप्त कराएंगे, जिससे उनके शिक्षण दृष्टिकोण को बेहतर बनाया जा सकेगा और उनके लक्ष्य और जो उनके उद्देश्य हैं वो प्राप्त करने में क्या होगा, इन्हें मदद मिलेगी। ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाएगा, ऐसे पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया जाएगा जो टेक्नोलॉजी से युक्त हो, प्रौद्योगिकी से युक्त हो। इसमें बच्चे के लिए कह सकते हैं कि ई लर्निंग बच्चे के लिए ई लर्निंग सामग्री, इसका विकास करना, बच्चे के लिए सीखने के लिए ऑडियो और विजुअल पुस्तकें जो आती हैं, देखने और सुनने वाली पुस्तकें भी आती हैं, जिसमें अगर बच्चा ए दबाता है तो ए बोलता है, ए फॉर एप्पल भी बोलता है। तो ऑडियो विजुअल जो पुस्तकें हैं उनका विकास करना। फ्लिप सीखने के लिए ऑनलाइन
व्याख्यान, ऐसी चीज़ों को बेहतर बनाना जो काफ़ी आकर्षक हो, है ना, जिससे कि बच्चे ये सीख सकें कि देखें और आकर्षक लगे और सीखने के लिए बच्चा तत्पर हो। शिक्षण के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, पाठ्यक्रम प्रबंधन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, पाठ्यक्रमों को सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन सहयोग, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके, उपकरणों का प्रयोग करके बच्चे के लिए नई शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके जो भी डिजिटल लर्निंग है इसको सुविधाजनक बनाया जाए और इनके उपयोगों को शामिल किया जाए। जैसे जैसे तारीखों के साथ पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार होती जाएगी, वैसे वैसे मूल्यांकन योजना ऑनलाइन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करके प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए सुविधाकर्ताओं को संस्थागत रूप से हम लोग जो सहयोग है उसको प्राप्त करा सकते हैं। उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जो भी कह सकेंगे कि बेहतर सीखने के अनुभव हैं वो दिए जा सकेंगे, शिक्षकों की भूमिका का विकास हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके हम पाठ्यक्रम को बेहतर बना सकते हैं। स्मार्ट उपकरणों के द्वारा स्वतंत्र रूप से बच्चे को बेहतर बनाना, उसके लिए जो भी उनकी ज़रूरत की सामग्री है, चीज़ें हैं, उनको बेहतर बनाना। अब हम कहेंगे आपका यूनिट 2.2 आएगा, यहाँ पर यूनिट 2.2 आएगा। यूनिट 2.2 में क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि पाठचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका, पाठचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट, शिक्षक की क्या भूमिका होगी पाठ्यक्रम विकास में। आखिरकार शिक्षक क्या भूमिका निभाएगा, कैसे शिक्षक शिक्षण कार्य को बेहतर बनाएगा, कैसे पाठचर्या को विकसित करेगा, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये हमें पढ़ना है अपनी यूनिट 2.2 में। कह सकते हैं पाठचर्या विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो हमारा शिक्षक जो है वो पाठचर्या विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अपने ज्ञान अनुभव और दक्षता के साथ में शिक्षक के किसी भी पाठचर्या विकास को कह सकते हैं कि बनाने का प्रयास कर सकते हैं, या बेहतर सीखने के समर्थन या अभ्यास करा करके जो पाठचर्या विकास है उसको विकसित किया जा सकता है। एक शिक्षक सबसे पहले क्या देखेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है पाठचर्या विकास में। सबसे पहले ये देखा जाएगा, ऐसा प्रारूप तैयार किया जाएगा जिसमें बच्चे का समाज, देश, राष्ट्र की भावना, इन सभी, और कह सकते हैं धर्म, इन सभी भावना को देखते हुए पाठचर्या विकास को तैयार किया जाएगा। बच्चे का स्तर क्या है, समाज कैसा है, देश कैसा है, कौन सा देश है, राष्ट्र की भावना को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा। और जो भी शिक्षाविद होंगे उनका भी यहाँ पर एक अहम रोल होगा, जो सामाजिक संगठनों और पाठचर्या निर्माण करने में उनको बेहतर रूप से
कह सकते हैं कि भ्रमण और समाज के प्रति आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए शिक्षकों के लिए, इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है अभी, इसमें शिक्षकों के लिए जो भी इनके तरीके हैं पढ़ाने के, बेहतर तरीके, इनके लिए भैया सेमिनार वगैरह जो हैं इनका आयोजन किया जाए, जिससे कि शिक्षक बच्चे को बेहतर बना सकें। शिक्षकों को जब शिक्षक सीखेंगे तभी तो बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाएंगे। जो नई चीज़ों का समावेशन हुआ है उनको भी बताया जाए, इसके लिए कार्यशाला, सेमिनार इनका आयोजन किया जाए और शिक्षकों को यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। जब भी पाठ्यक्रम बनाया जाए तो गतिशीलता बहुत ज़रूरी है, लचीलापन है ना, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, बच्चे की आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनको भी यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चे की रुचियाँ, बच्चे की योग्यता और सीखने की जो क्षमता है, सीखने की क्या है, क्षमता है, वर्तमान स्तर, सीखने की क्षमता, इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अध्यापक इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उसकी आयु, योग्यता, क्षमता इसके अनुसार दिया जाएगा और इसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। इसमें विभिन्न सामग्रियों का समावेशन, तकनीक, उपकरण इनका उपयोग किया जाएगा, जिससे आसानी से शिक्षण प्रशिक्षण जो है बच्चा प्राप्त कर सके। मानसिक मंदिर जो हमारे बच्चे हैं, इनके कौशलों को समृद्ध करके बेहतर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक पाठचर्या अगर बनाई जाए, अगर करिकुलम बनाया जाए, अगर पाठचर्या बनाई जाए या करिकुलम बनाया जाए, जिसमें विद्यालय और जो कक्षा का संगठन है, विद्यालय का संगठन प्लस कक्षा का संगठन ये होना चाहिए। शैक्षिक संरचना होनी चाहिए एक, उसमें उद्देश्य क्या है बच्चे का, क्या हम बच्चे को प्राप्त कराएंगे, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, और पढ़ाने के तरीके क्या हैं, शिक्षण के तरीके क्या हैं, निर्धारित करना होगा। बच्चे का मूल्यांकन भी किया जाएगा और बच्चे का कह सकते हैं कि जो सीखने के तरीके हैं वो किस प्रकार से, उनको कैसे हम और बेहतर टेक्नोलॉजी के हिसाब से करा सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं अपने इस डीएड के अंतर्गत जो कि आपका आईडीडी है, तो इसमें आपका हम लोग बात करते हैं अपने मानसिक मंदित बच्चों की, यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों की। तो इनके लिए भी ऐसे पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा जिसमें बच्चा आसानी से सीख सके, उसे प्रशिक्षण मिल सके और इनकी दिव्यांगता को देखते हुए अध्यापक पाठ्यक्रम को बनाए जिससे कि ये और बेहतर सीख सकें। सामग्री पाठ्यक्रम में ऐसी डिज़ाइन की जाए जिससे समूहों और जो भी सहकारी समितियां हैं उनका गठन बेहतर किया जा सके। छात्रों की आवश्यकता के आधार पर सामग्री को समायोजित किया जाए। माता पिता, समुदाय के जो पैमाने हैं उनका भी यहाँ पर उनको भी शैक्षिक रूप से मान्यता दी जाए। तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में शिक्षक को देखनी चाहिए और तब जा कर के उसका विकास करना चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपना यूनिट 2.3 की। थोड़ा मैं भैया स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आज क्योंकि बोलते बोलते बहुत ज़्यादा जब बोल देता हूँ तो गला जो है वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है। सुबह भी पढ़ाना हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों की भी क्लासेस होती हैं, तो 5 से 6 घंटे जब बोलना हो जाता है तो गला अपने आप थोड़ा बहुत बैठ जाता है, फिर वो दिक्कत करता है, खांसी बना देता है। तो इसलिए धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अगर आपको लग रहा हो धीमे हैं तो इसको जाइएगा 2x पर कर लीजिएगा। आराम से जो चीज़ें बता रहा हूँ सुनते हुए चले जाइएगा, क्योंकि ये आपका एक तरीके से ऐसे टाइप का बन जाता है और यही चीज़ें आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिख कर के आते हो जो आपको बेहतर अंक दिलाते हैं।
और आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप लोग है ना, इस अगर को भी हम लोग लिख लेते हैं अगर आप लोग कब तक 2 अक्टूबर तक अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को कितने सदस्य 50 के सदस्य अगर आप कंप्लीट कर देते हो, पूरा कर देते हो, एटलीस्ट अपने पास 45.5 के जो है उसका परिवार हो चुका है। तो अगर आप लगभग 4.5 के का परिवार अगर आप 2 अक्टूबर तक पूरा कर देते हो, तो मैंने बताया था कि अपने जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, कोई एक दिशा, कोई एक स्कूल या कोई भी आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढा जाएगा जहां पर दिव्यांग बच्चे आ रहे होंगे, और उन बच्चों के साथ में एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार की तरफ से उनके साथ क्या होगी, एक छोटी सी पार्टी होगी। उसमें उनसे ज़रूरत की जो संबंधित चीज़ें हैं वो उनको वितरण किया जाएगा, अगर आप लोग 50 के पूरा कर देते हो तो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, लगभग अगर 45 के का परिवार अपने पास हो चुका है, तो 5 के और या 4.5 के आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके घर में इतने लोग हैं, आपके दोस्त इतने हैं, तो आप लोग 4.5 के बहुत अच्छे से करा सकते हो। और अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग भी दिव्यांग बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि उनको कुछ बेहतर मिल सके, कुछ पढ़ने की सामग्रियाँ, खाने पीने की चीज़ें मिल सकें 2 अक्टूबर के दिन, तो आप लोग अपने इस परिवार को 50 के कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों की इच्छा, क्योंकि आप और हम अगर विशेष शिक्षक कहलाते हैं तो इन विशेष बच्चों के लिए ही कहलाते हैं, और अगर इनके लिए आप इतना नहीं कर सकते तो फिर चलिए, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन। और जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, और आप लोग कमेंट करके थैंक यू वगैरह जो भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं देख लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार मिलने के लिए। बात करते हैं अपने 2.3 की, जहाँ पर कह रहा है कि जो भी हमारे शैक्षिक आवश्यकता पूरी की जाएगी, इसमें पाठचर्या को कैसे अनुकूलित किया जाएगा। पाठचर्या को कैसे अनुकूलित किया जाएगा। जो भी हमारी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, इनमें पाठचर्या को कैसे अनुकूलित किया जाएगा, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्योंकि विशेष विद्यालय जहाँ पर बच्चे को अगर पढ़ाया जा रहा है, हमारे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग क्या एडेप्टेशन करके ही, अनुकूलन करके ही बच्चे को क्या जो भी चीज़ें हमें देनी होती हैं, जो भी कौशल सिखाने होते हैं, हम लोग अनुकूलित करके ही सिखाते हैं। नए तरीक़ों से, बेहतर संचालन के साथ में सीखने के नए कौशल हैं, इनका विकास करते हैं, और सीखने के स्तर जो हैं इनको हम लोग बढ़ाते हैं। तो कह सकते हैं कि बच्चे के लिए आईपी का विकास करना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का विकास करना, सीखने के बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम, उनके निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उनको समायोजित करना, संशोधित करना और अनुकूलन करके बच्चे को बेहतर रूप से सिखाना। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं इसी के अंतर्गत आपका विशेष विद्यालय, तो कहेंगे स्पेशल स्कूल या विशेष विद्यालय, जहाँ पर ऐसी पाठ्य योजना, ऐसे पाठचर्या अनुकूलन का विकास किया जाता है जिससे बच्चा बेहतर रूप से सीखे, सीखने में कठिनाई बच्चे को ना हो, और जो भी बच्चा सीखे वो ज्ञान जो है वो बच्चे का कैसा हो, स्थायी ज्ञान हो। कह सकेंगे कि विशेष
शिक्षा स्कूलों का पाठ्यक्रम जो है उसको निर्धारित किया जाए। इसके अंतर्गत बच्चे के जो स्तर हैं उसके अनुसार अनुकूलन किया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम तक पहुंचा जाए, ऐसी लचीलेपन तक पहुंचा जाए जिससे उनको बढ़ावा मिल सके, सीखने के जो चरण हैं उनका बेहतर उपयोग किया जा सके और बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, शारीरिक शिक्षा यानी कि खेल, सामाजिक और भावनात्मक ज्ञान, कला, व्यावसायिकता और एकेडमिक, इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा, सीखने के नए अनुभव और इनके उद्देश्यों को देखते हुए अनुकूलित पाठ्यक्रम जो है वो प्रदान किया जाए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य छात्रों की क्षमता का विकास करना और उनके ज्ञान और कौशल और जीवन कौशल को बेहतर बनाना। इसके लिए अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था होम बेस्ड मॉडल, उसका भी प्रयोग करना। अगर बच्चा विद्यालय नहीं आ पा रहा है तो घर पर ही विशेषज्ञों के द्वारा या पुनर्वास पेशेवरों के द्वारा बच्चे को बेहतर रूप से अनुकूलित करके चीज़ों को सिखाया जाए। जैसे मान लीजिए दैनिक जीवन के क्रियाकलाप ही ले लेते हैं। उसमें मान लीजिए बच्चा अपनी शर्ट नहीं पहन पा रहा है या बच्चा ब्रश नहीं कर पा रहा है, ब्रश को नहीं पकड़ पा रहा है, शर्ट नहीं बंद कर पा रहा है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि अगर बटन नहीं बंद तो बड़ी बटन का उपयोग कर सकते हैं, या हम लोग चैन का उपयोग कर सकते हैं, वेल्गो का उपयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के द्वारा हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही अनुकूलित करके, चाहे वो हमारा समावेशी स्कूल हो, विशेष विद्यालय तो पढ़ लिया, चाहे हमारा क्या हो समावेशी स्कूल हो, यहाँ पर तो सभी बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, सभी दिव्यांगता के बच्चे, सामान्य बच्चे, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, इनको सबको हमें क्या बेहतर सेवाएं देनी है। कोई भी बच्चा अगर पीछे भी है तो हम उसके संज्ञानात्मक, उसके भावात्मक, उसकी शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाएंगे। और उसके लिए जो भी शिक्षक होंगे उनको प्रौद्योगिकी और विविध कह सकते हैं सिद्धांतों के द्वारा, रचनावादी सिद्धांतों के द्वारा सीखने की ज़रूरतें, लक्ष्य और क्षमता का जो है वो विकास किया जाए। इसलिए बच्चे के लिए क्या किया जाए, पाठ्यक्रम अनुकूलन किया जाए। पाठ्यक्रम अनुकूलन में जो भी छात्रों की ज़रूरतें हैं उनको नियमित पाठ्यक्रम में, उनकी नियमित पाठ्यक्रम में सामग्री को बेहतर बनाया जाए, कठिनाई और गहराई को जो है संशोधित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बच्चे के लिए हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को एकोमोडेशन भी ला सकते हैं, यानी कि निवास स्थान भी बच्चे का ला सकते हैं। ऐसे निर्देशात्मक तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जो भी आवश्यकता है बच्चे की उनका उपयोग किया जाए, और जो भी समझ है बच्चे की उसका विकास किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी, जो कि आपका किया जाएगा उसमें अनुकूलन, एडेप्टेशन किया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आपके उच्च समर्थन वाले बच्चे हैं। 2.4 में उच्च समर्थन आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकास हाई सपोर्ट नीड्स, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सपोर्ट की, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी चीज़ को सिखाने की, तो उनके लिए उन बच्चों के लिए हम लोग पाठ्यक्रम का विकास कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो व्यापक रूप से जो उच्च समर्थन वाले बच्चे हैं उन्हें ज़रूरत वाले पाठ्यक्रम, यानी कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा किया जाएगा। इसके लिए विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा
दोनों को पाठ्यक्रम में सामग्री के तहत चीज़ों को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक पाठचर्या सामग्री, पढ़ाने के नए तौर तरीके, निर्देशात्मक रणनीतियाँ, सामान्य शिक्षा और सामान्य पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय चीज़ें प्रभावकारी बनाई जाएंगी, क्योंकि इन बच्चों को उच्च समर्थन की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा नीड है हर चीज़ की। इनको हम बहुत ज़्यादा नीड देंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कह सकते हैं कि इनको बहुत, अगर इनका विकास हमें करना है तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों को कह सकते हैं कि उनकी सामग्री को देंगे, जिससे कि ये व्यापक रूप से सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में ये व्यापक रूप से अपने सब सहपाठियों के साथ पढ़ लिख सकें, उनको बेहतर बना सकें। अकादमिक, व्यवहारिक और सामाजिक जो भी हस्तक्षेप होंगे बच्चे को आकर्षक पाठ्यक्रम बनाएंगे, जिससे कि ये उच्च स्तर के जो बच्चे हैं, उच्च समर्थन के जो बच्चे हैं, इनके ज़रूरतों को, उनकी उम्र को देखते हुए गतिविधियों को कक्षाओं में बेहतर रूप से क्रियाकलाप कराए जा सकें। इनका कार्यान्वयन भी किया जाएगा। अक्सर छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम और जो भी आवश्यक समर्थन है, इसकी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए निर्देशात्मक सामग्री, गतिविधि, इनकी पहुंच को बेहतर किया जाएगा और जो भी कक्षाएं होंगी उद्देश्यपूर्ण बनाई जाएंगी। जो भी गतिविधियां होंगी वो बेहतर कराई जाएंगी और इन्हें एक उच्च समर्थन की आवश्यकता जो है उसको पूरा किया जाएगा। बच्चे की सुविधा के अनुसार इनकी अक्षमता को देखते हुए चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा। अत्यधिक योग्य और समर्थन के द्वारा सामान्य और विशेष शिक्षक मिलकर के बच्चे की गुणवत्ता और बच्चे के अवसर को प्रदान करेंगे और जो भी स्कूल व्यापी बहुस्तरीय प्रणाली है उसको लागू किया जाएगा। तो ये आपका 2.4 के अंतर्गत आएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके 2.5 की। इसमें आपका देखने को मिलेगा छात्र के प्रोफाइल और आकलन, छात्र के प्रोफाइल और आकलन के आधार पर पाठ्यक्रम की योजना बनाना। छात्र के प्रोफाइल और आकलन के आधार पर पाठ्यक्रम की योजना बनाना, यानी कि ऐसी करिकुलम प्लानिंग की जाए जो छात्र के आधार पर हो, उसके असेसमेंट के आधार पर हो। तो हम कह सकते हैं छात्र और उनकी सीखने की ज़रूरत की सामग्रियां हैं, उन पाठ्यक्रम योजनाओं को बेहतर बनाया जाए या केंद्र में रखा जाए। जो उनकी चीज़ें हैं, उनके सीखने के योग्य हैं चीज़ें, उनको, उनके आकलन को केंद्र में रखा जाए, उनके आकलन को बेहतर बनाया जाए। यह सिद्धांत शिक्षकों को आजीवन शिक्षार्थियों और जिम्मेदारियों को, नागरिकों को विकसित करने के लिए जो है अनुभव को तैयार करने में सक्षम बनाता है, बेहतर बनाता है। यह आयाम शिक्षण के सीखने और जो भी बच्चे के उद्देश्य हैं उनका डाटा एकत्रित करने, उनको रेखांकित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पाठ्यक्रम योजना और आकलन सीखने में निरंतरता, साथ ही साथ कक्षा का अभ्यास, प्रासंगिक रचनाएं और योगात्मक मूल्य रणनीतियां, इनको भी अनुमानित किया जाता है, इनको भी बेहतर बनाया जाता है। छात्रों को पाठ्यक्रम हुआ, शिक्षण का आकलन हुआ और सीखने के प्रतिबिंबित तरीके, निर्देश का अवसर इनके द्वारा दिया जाएगा।
जब भी पाठ्य योजना बनाई जाएगी, करिकुलम डेवलपमेंट किया जाएगा, समय, सामग्री, बच्चे का स्तर, उत्पादक, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और पाठ्य योजना से लेकर के आकलन इसको भी किया जाएगा, क्योंकि जब आकलन बच्चे का किया जाएगा तभी उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए जो भी विभेदक सामग्री होगी उसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सामग्री में ज्ञान, अवधारणाएं और कौशल शामिल होंगे जिन्हें छात्रों को पाठ्यक्रम के आधार पर सीखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए वीडियो हुआ, व्याख्यान हुआ, ऑडियो हुआ, इनका वितरण जो है वो किया जाएगा, उपयोग करके चीज़ों को शामिल करके बेहतर बनाया जाएगा। इसके माध्यम से जो भी तकनीकियां हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा और छात्रों की जो रुचियां हैं उनके अवसर को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी, विभेदक प्रक्रिया होगी, उसको शामिल किया जाएगा। डिफरेंशिएशन आपका कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होगा, प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र सामग्री को कैसे समझते हैं, पहले के खंड या सीखने की गतिविधियाँ, उनका समय क्या है, कार्यशाला और पाठ्यक्रम के बारे में सोचते क्या हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी प्रसंस्करण छात्र हैं उनका आकलन करने में कैसे मदद की जाती है, इसकी निगरानी की जाएगी और मूल्यांकन भी बच्चे का किया जाएगा। जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा यानी कि उत्पादक होगा वो कैसा होगा, तो हम कहेंगे उत्पाद विविधीकरण सबसे सामान्य रूप से इसको देखा जाएगा, जिसमें शिक्षक विकल्प देते हुए छात्र के स्वयं के डिज़ाइन को प्रस्तावित किया जाएगा। इससे बच्चा सम्मानजनक स्तर को संरेखित कर सके और उत्पादक को जटिल बना सके, शैक्षिक मापदंड जो हैं वो बच्चे के बेहतर बना सके, जिससे छात्र सीखने के लक्ष्यों के साथ स्पष्ट रूप से छात्रों की जो पसंद हैं या सामग्रियां हैं इनको संशोधित किया जा सके, इनको बेहतर बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपके छात्र के लिए प्रोफाइल को तैयार करना और पाठ्यक्रम के आधार पर उनके आकलन के आधार पर, असेसमेंट के आधार पर उनके लिए पाठ्यक्रम का विकास करना, उनके लिए योजना बनाना। तो यहाँ पर आपका 2.5 जो है वो भी भैया ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे यूनिट 3 पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।